चलिए अब हम पढ़ेंगे आज एयर पोल्यूशन के बारे में। शुरू करते हैं। एयर पोल्यूशन का मीनिंग या डेफिनेशन क्या होती है कि एयर में अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस का जो प्रेजेंस होता है उसे एयर पोल्यूशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन इतनी हो जाए कि हम हार्म कोज करें। ठीक है, तो हार्म कौन कौन से हैं कि ह्यूमन हेल्थ हो गया, प्लांट एनिमल हो गया, मटेरियल और एनवायरनमेंट हार्म होने लग जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल एयर क्या होता है? नॉर्मल एयर के जो कंपोजिशंस होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेस गैसेज। एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं? एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन होती है एनी सॉलिड लिक्विड गैस कोजिंग एयर पोल्यूशंस। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो वेस्ट वन होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो इमीडिएटली होते हैं डायरेक्टली, जैसे एग्जांपल बोलते हैं CO2, SO2, NO, PM। ये क्या होते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेंट मैटर। ये क्या होते हैं? आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जो ये डायरेक्टली इमिट होते हैं। उसके बाद में आते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की बात करें तो हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं ये फॉर्म्ड होते हैं एटमॉस्फेयर में, फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं इसके ओजोन, O3, PAN और फोटोकेमिकल। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक। नेक्स्ट चलते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड होता है फिजिकल स्टेट पे। तो फिजिकल स्टेट पे कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं? जैसे गैसियस पोल्यूशन में कौन कौन से आते हैं? SO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड्स। ये कहाँ पे आते हैं? गैसियस पोल्यूटेंट्स के अंदर। उसके बाद में आते हैं पर्टिकुलेंट मैटर। पर्टिकुलेंट मैटर्स कौन कौन से होते हैं? पर्टिकुलेंट मैटर्स होते हैं डस्ट, स्मोक, फ्यूम और PM10 और PM2.5। ये पर्टिकुलेंट मैटर होते हैं। तो अपन ने क्लासिफिकेशन किया था, पहला किया था बेस्ड ऑन ओरिजिन, दूसरा किया था बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, तीसरा जो है बेस्ड ऑन द सोर्स। तो बेस्ड ऑन सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो पोल्यूशन होता है बेस्ड ऑन सोर्स पे, बेस्ड ऑन सोर्सेस, तो इसमें आते हैं, पहला आता है फॉरेस्ट फायर जो नेचुरली होती हैं, फॉरेस्ट फायर। दूसरा आता है डस्ट स्टॉर्म्स, और जो इसके अंदर मैन मेड होते हैं इंडस्ट्रियल व्हीकल्स और पावर प्लांट्स, ये मैन मेड होते हैं। ठीक है, अब आता है सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशंस। एयर पोल्यूशंस के सोर्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज के बारे में। एयर पोल्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, पहला आता है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। इसमें पहला आता है स्टेशनरी सोर्सेज। कि स्टेशनरी सोर्सेज कौन कौन से हैं? इनमें पहला आता है थर्मल पावर प्लांट। इसमें पहला आता है थर्मल पावर प्लांट। दूसरा आता है इंडस्ट्रीज। तीसरा आता है डोमेस्टिक फ्यूल बर्निंग। ठीक है, तो आपको सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन का जो स्टेशनरी सोर्स है उसके बारे में पता चल गया। अब आता है मोबाइल सोर्स। तो मोबाइल सोर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? मोबाइल सोर्सेज के अंदर जैसे कार्स हो गई हैं, ठीक है, ट्रक्स हो गए, और जो आता है टू व्हीलर्स। उसके बाद में आता है एरिया ऑफ सोर्सेज। एरिया ऑफ सोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है? एरिया ऑफ सोर्सेज इसमें पहला आता है
अर्बन एरिया। दूसरा आता है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो होता है ओपन बर्निंग, वो भी इसी के अंदर आता है। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशंस की। तो इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशंस होते हैं, तो इस एयर पोल्यूशन से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। पहला आता है ह्यूमन इफेक्ट। ह्यूमन पर कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। रेस्पिरेशन डिजीज़, अस्थमा, ब्रोंचाइट, आई इरिटेशन और प्रीमेच्योर डेथ, ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। प्लांट्स पे कौन कौन से पड़ते हैं। पहला आता है लीफ इंजरी, दूसरा आता है रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, तीसरा आता है क्रॉप यील्डिंग रिडक्शन। उसके बाद में आता है इफेक्ट ऑन मटेरियल पे कौन कौन से पड़ते हैं, जैसे कोरोजन ऑफ मटेरियल, डैमेज टू मोन्यूमेंट्स एंड फेडिंग द पेंट। इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, स्मोक फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, और ओजोन डिप्लीशंस। अब बात करते हैं एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में। किसके बारे में, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में। एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है, इसकी बात करते हैं। अब ये नीड फॉर स्टैंडर्ड्स होते हैं। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये जो NAAQS होता है, इसकी फॉर्म क्या होती है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यार इस पेंसिल में क्या दिक्कत आ रही है, मैं इसकी टाइम ठीक है। अब आते हैं कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन सोर्स। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो सोर्स ऑफ कंट्रोल, इक्विपमेंट कंट्रोल और लेजिस्लेटिव कंट्रोल। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, तो कौन, क्लीन फ्यूल हो जाएगा, प्रोसेस मॉडिफिकेशन हो जाएगा और प्रॉपर मेंटेनेंस, ये हो जाते हैं सोर्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो सोर्स जहाँ से पोल्यूशन हो रहा है उनको कंट्रोल करना। दूसरा बात आता है इक्विपमेंट कंट्रोल। इसका मतलब होता है साइक्लोन ऑपरेटर्स, बैग फिल्टर, ESP और स्क्रबर्स। ये क्या से इक्विपमेंट्स, ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं एयर पोल्यूशन को। वो कौन कौन सा है, साइक्लोन, सेपरेटर, बैग फिल्टर। उसके बाद में आता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल, पोल्यूशन एक्ट और इमिशन स्टैंडर्ड्स। उसके बाद में आता है एयर पोल्यूशन एपिसोड, मतलब अब तक जो दुर्घटना हुई है एपिसोड एयर पोल्यूशन की वजह से, वो है लंदन स्मोक, लॉस एंजलिस स्मोक, भोपाल गैस ट्रेजेडी। वीडियो 30 मिनट का ही रहेगा हमेशा की तरह। नेक्स्ट चलते हैं, आप एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि एयर पोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। एयर पोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अब इसके बाद क्लियर और प्योर, क्लीन एंड प्योर होता है। ठीक है, जो उसका इंपॉर्टेंस होती है, जैसे सॉलिड गैसेज पोल्यूटेंट से फ्री होनी चाहिए, ह्यूमन हेल्थ और सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पोल्यूटेंट्स का नाम बताएं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसियस पोल्यूटेंट सब्सटेंस इसके अंदर होता है। इवन स्मॉल कंसंट्रेशन भी हार्मफुल हो सकता है अगर एयर में प्रेजेंट है। तो एयर में पोल्यूटेंट की प्रेजेंस ह्यूमन हेल्थ के लिए ज़्यादा हार्मफुल बन जाती है। अब बात करते हैं चेंज इन एयर कंपोजिशंस। एयर कंपोजिशन में जो चेंजेस होता है, जो बात करते हैं नेचुरल एंड नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एयर में चेंज होते हैं। ठीक है, जो नेचुरल और नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एयर में चेंज होते हैं। इसमें क्या चेंज हो सकता है, देखते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसमें क्वालिटी का चेंज हो सकता है, यहाँ क्वांटिटी का चेंज हो सकता है। जो इस सब का जो एक रिजल्ट निकलता है वो आता है एयर पोल्यूशन कॉजेज।
इफेक्ट ऑन द लिविंग सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है? लिविंग सिस्टम पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इसका, स्पेशली ह्यूमन लाइफ पर सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है। डेफिनेशंस ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन तब होता है जब एक या एक से अधिक एयर कंटामिनेंट प्रेजेंट हो और आउटडोर एटमॉस्फेयर में भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से कंटामिनेंट है जो एग्जांपल है, जैसे डस्ट हो गया, फ्यूम हो गया, गैस हो गया, मिस्ट हो गया, ओडर हो गया, वेपर हो गया, स्मोक हो गया। मतलब कौन कौन से? डस्ट हो गया आपका, फ्यूम्स हो गया, गैस हो गया, मिस्ट हो गया, ओडर हो गया, गैस हो गया, ठीक है, स्मोक हो गया या वेपर हो गया। अब इसकी कंडीशंस की बात करते हैं कि सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में हो और सफिशिएंट ड्यूरेशन तक हो, है ना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, इनके रिजल्ट्स क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के? जैसे ह्यूमन प्लांट लाइफ सब इंजर्ड होती हैं। दूसरा, इंटरफेरेंस विद कंफर्टेबल इंजॉयमेंट्स ऑफ द लाइफ और प्रॉपर्टी। सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एम्बिएंट एयर में सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जब पोल्यूटेंट की क्वांटिटी सेल्फ क्लीनिंग लिमिट से एक्सीड हो जाए देन एयर सेड टू बी पोल्यूटेंट या पोल्यूटेड। ठीक है, हार्मफुल मतलब क्या बोला इसने? सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और ये जब ज़्यादा हो जाती है किससे? स्टैंडर्ड क्वालिटी से, तब इसको ये माना जाता है। ह्यूमन इफेक्ट ऑन हेल्थ, एरोबिक वर्ड सराउंडिंग अबायोटिक वर्ड पर भी इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑन मटेरियल्स, पोल्यूटेंट एयर हार्मफुल होती है नॉन लिविंग मटेरियल्स पे, जैसे मेटल, स्टोन, वुड, पेपर सब में, और ये डैमेज होता है ड्यू टू फिजिकल कोरेजन और केमिकल अटैक्स ऑफ द पोल्यूटेंट्स। आगे चलते हैं एयर पोल्यूटेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये जनरल नेचर ऑफ द सोर्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। नेचुरल जो सोर्सेज होता है, सोर्सेज जो नेचुरली अकर करते हैं वो होते हैं डस्ट, पोलिन, फंगी स्पोर्स, स्मोक, फोम और फॉरेस्ट फायर। ये क्या चीज़ें होती हैं जो नेचुरली अकर होती हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है एंटीपोजेनिक सोर्सेज। एंटीपोजेनिक सोर्सेज कौन कौन से हैं जो मैन मेड द्वारा बनाए जाते हैं? पहला आता है कंबशन प्रोसेस से ओरिजिनेट होते हैं, हीटिंग प्रोसेस से होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल्स, प्लम्प एंड पेवर इंडस्ट्री से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडस्ट्री से होता है, और जो होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से भी प्रोसेस होता है। ये सारे कौन से कोजेज है? एंथ्रोपोजेनिक कोजेज, एंथ्रोपोजेनिक, ये सारे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं। अब बात करते हैं एरोसोल के बारे में, जो पार्टिकुलेंट्स जिन्हें बोले जाते हैं। ये पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एयर में, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, मिस्ट हो गया, फॉग हो गया, फ्यूम हो गया, ये एरोसोल पार्टिकल्स हैं। जनरल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जनरल नेचर ऑफ सोर्स के अकॉर्डिंग। अगला आता है गैस एंड वेपर। पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन गैसेज फॉर्म एंड वेपर फ्रॉम पोल्यूटेंट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशंस की बात करते हैं कि मेजर क्लासेस कौन कौन सी होती है पार्टिकुलेट्स की। सब क्लास होती हैं सॉलिड, लिक्विड, टिपिकल मेंबर्स, डस्ट, स्मोक और फ्यूम, ठीक है। ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन किया गया है। फ्लाई एस, मिस्ट, स्प्रे होती है। और मेजर गैसेस की बात करते हैं, जो मेजर क्लास आती हैं वो गैसेस के अंदर आती हैं, जैसे इसकी सब क्लास होती हैं ऑर्गेनिक्स। ऑर्गेनिक्स के अंदर आते हैं पहला हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक के अंदर क्या आता है? पहला ऑर्गेनिक के अंदर जो पहला आता है हाइड्रोकार्बन आता है ना। और हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है हेक्सेन, दूसरा आता है बेंजीन, तीसरा आता है एथिलीन, चौथा आता है ब्यूटेन, पांचवा आता है ब्यूटाडाइन। और फिर इसके बाद माता ऑर्गेनिक में पहला ये हो गया। दूसरा क्या होता है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें क्या आता है? फॉर्मेल्डिहाइड्स, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटोन। तीसरा जो ऑर्गेनिक्स के अंदर आता है वो आता है अदर ऑर्गेनिक्स, जिनकी हम बात करते हैं कौन कौन से। पहला आता है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा आता है एल्कोहल, ठीक है।
तो हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करें, इसमें 3 हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स और अदर में। तो इसमें हेक्सेन, बेंजीन, एथिल, मेथेन, ब्यूटेन, ब्यूटाडाइन, ये सब किसके अंदर आते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। और जो एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर आते हैं फॉर्मल्डिहाइड, एसीटीन, एसीटोन, है ना। और क्लोराइड, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अब अगली क्लास की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर आता है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक जो होता है ना, इनऑर्गेनिक्स, इसके अंदर क्या क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला तो होता है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के ऑक्साइड्स कौन कौन से उनकी बात करते हैं। वो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, पहला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा आता है वो होता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्साइड की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है सल्फर ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद में बात करते हैं इनऑर्गेनिक ऑक्साइड। ये इनऑर्गेनिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया। ये सब कौन कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये पूछ लेता है H2S के बारे में, ये कौन सा ऑक्साइड है, ये इनऑर्गेनिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये एक इनऑर्गेनिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन के ऑक्साइड्स आपको समझ में आ गए, सल्फर के ऑक्साइड आपको समझ में आ गए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपको समझ में आ गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब ऑर्गेनिक्स है। नेक्स्ट चलते हैं, नेचुरल कंटामिनेंट्स की बात करते हैं हम। नेचुरल कंटामिनेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे एरासोल्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स से बड़े होते हैं और एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। ये मोस्टली सॉलिड पार्टिकल्स में होते हैं, जिसका एग्जांपल होता है डस्ट, स्मोक, फ्यूम, मिस्ट, फॉग। ये सब एरोसोल्स होते हैं, ये एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, मोस्टली सॉलिड पार्टिकल में होते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड फॉर्म्स की। तो लिक्विड फॉर्म क्या होती हैं? अगर पर्टिकुलर लिक्विड फॉर्म में हो तो उसे मिस्ट या फॉग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है डस्ट। डस्ट के बारे में बात करते हैं। एक सेकंड गाइस। अब डस्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो डस्ट में कौन कौन से नेचर होते हैं? जैसे स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, लार्ज मास के ब्रेकअप से बनते हैं ये चीज़ें, ठीक है। डस्ट के अंदर ये फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है डस्ट की? जैसे क्रशिंग, ग्राइंडिंग, ब्लास्टिंग, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, इन चीज़ों की वजह से डस्ट बनता है। अब डस्ट के एग्जांपल समझते हैं। डस्ट के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कोल हो गया, सीमेंट हो गया या ग्रेन्स हो गया। ये क्या है? डस्ट के एग्जांपल्स है, ये सारे डस्ट के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि डस्ट का सोर्सेज क्या होते हैं। डस्ट के जो सोर्स होते हैं वो होते हैं मैकेनिकल प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट होता है। उसके बाद में जो सोइंग ऑफ द वुड होती है वो भी डस्ट का पार्टिकल होता है। और जो सैंड ब्लास्टिंग होती है इसके अंदर भी
डस्ट होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं बिहेवियर। इसका बिहेवियर क्या होता है, टेम्परेरी सस्पेंशन में रहती हैं ये चीज़ें। ये डस्ट जो होती है ना, ये टेम्परेरी सस्पेंशन में होती हैं, गैसेज में डिफ्यूज नहीं होती हैं, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस सेटल नहीं होते हैं। तो इसकी साइज रेंज की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर से लेके इनका जो साइज़ होता है ना, वो कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 1000 माइक्रोमीटर तक होता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्मोक की बात करते हैं। अब स्मोक क्या होता है, ये नेचर होते हैं, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ये फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, इसका जो फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक पार्टिकल में इनकम्प्लीट कम्बिशन से होता है, ठीक है। जो स्मोक होती है ना, स्मोक के अंदर जो फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, ये फॉर्मेशन होते हैं ऑर्गेनिक पार्टिकल के इनकम्प्लीट कम्बशन से। एग्जांपल्स की बात समझते हैं तो इसके अंदर हो जाता है कोल, वुड, तंबाकू, ये सारे स्मोक के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन, मेनली कार्बन और कम्बशन मटेरियल इसका कंपोजिशन होता है स्मोक का। क्या क्या होता है स्मोक का जो कंपोजिशन होता है, वो स्मोक का जो कंपोजिशन होता है ना, वो क्या कंपोजिशन होता है, वो होता है कार्बन और कम्बशन मटेरियल। अब इसकी जो रेंज होती है स्मोक की जो साइज रेंज होती है ना, वो क्या होती है, 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 मीटर माइक्रोन तक होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स में। अब बात करते हैं फ्यूम की। फ्यूम क्या होता है, ये फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। फ्यूम जो होते हैं ना, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ये मोस्टली मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जिसे जिंक ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड बोला जाता है। अब इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं। इसमें फॉर्मेशन क्या क्या होता है, कंडेंशन ऑफ द वेपर सॉलिड मटेरियल, सबलिमेशंस, डिस्टिलाइजेशन, कैल्सिनेशंस एंड मोल्टन मेटल प्रोसेस होती हैं। अब इसके फ्यूम्स की बात करते हैं। फ्यूम में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर सॉलिड मटेरियल, सबलिमेशंस, डिस्टिलेशंस, कैल्सिनेशंस, ये सारी चीज़ें इसी का चीज़ें होती हैं। फ्यूम की जो चीज़ें होती हैं, ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। देखो फ्यूम को सिंपल सी बात, फ्यूम्स के जो एग्ज़ाम में जो चीज़ें आ सकती हैं वो हो सकती हैं, पहला कि फ्यूम के कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, तो वो होते हैं जिंक ऑक्साइड्स और लेड ऑक्साइड, एक क्वेश्चन। दूसरा, इसका फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होते हैं, तो 4 क्वेश्चंस बन गए। पहला हो गया कंडेंसेशन ऑफ वेपर ऑफ सॉलिड मटेरियल। दूसरा आंसर हो गया सब्लिमेशन। तीसरा हो गया डिस्टिलाइजेशन। चौथा हो गया कैल्सिनेशन। और 5वां हो गया मोल्टन एंड मेटल प्रोसेस, ठीक है। ये बिल्कुल क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं हम, ये समझ लो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर फ्यूम से क्वेश्चन पूछा तो यही क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो पहला आ गया इसकी साइज रेंज की बात करते हैं इसको, तो 0.03 माइक्रोमीटर से लेके 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है। इसका जो बिहेवियर होता है, ये फ्लोकुलेट करते हैं, कोर्स से करते हैं और फिर सेटल हो जाते हैं, ठीक है। फ्लोकुलेट करते हैं और कोल सेलेक्ट करते हैं और फिर सेटल हो जाते हैं, ये इनका एक बिहेवियर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लाई एश की बात करते हैं कि फ्लाई एश क्या होता है। ये फ्लाई एश जो होता है ना, ये फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं और नॉन कम्बशन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। डिवाइडेड पार्टिकल होते हैं और नॉन कम्बशन पार्टिकल्स होते हैं। अब इनके सोर्सेज की बात करते हैं, तो सोर्स क्या होता है इनका, कोल कम्बशन से अराइजिंग फ्यूल गैसेज होती हैं। ये जो कोल कम्बशन होता है ना, कोल कम्बशन से ये अराइजिंग होती हैं फ्लाई एश जैसे थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो कोल कम्बशन होता है, जिसका वो जो प्रेसिपिटेशन निकलता है, वही फ्लाई एश होती है। तो आप सिंपल से समझ जाओ कि ये कम्बशन प्रोसेस इसके अंदर होती है, कम्बशन प्रोसेस इसका सोर्स है। अब इसके कंपोजिशंस की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो इसके कंपोजिशंस होते हैं ना, किसके, फ्लाई एश के, वो होते हैं, पहला तो हो जाएगा मिनरल्स सबस्टेंस और दूसरा होता है मेटेलिक सबस्टेंस। इन दोनों से मिलकर फ्लाई एश मिलती है, किस से, मिनरल से और मेटेलिक सबस्टेंस से। अब बात आती है फॉर्मेशन। जब कोल को ऑर्गेनिक पोर्शन में बर्न होता है तब इसका फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है फ्लाई एश का फॉर्मेशन, जब कोल का ऑर्गेनिक पोर्शन बर्न होता है, ऑर्गेनिक पोर्शन कौन सा, मिनरल वाला सबस्टेंस, जब वो बर्न होता है ना, तब फ्लाई एश का फॉर्मेशन होता है। अब कंपैरिजन करते हैं इसके, डस्ट जैसा साइज रेंज है इसकी, ठीक है। जो डस्ट की साइज रेंज कितनी थी आपको बताई थी ना मैंने, भूल गए, 1 माइक्रोन से लेके 1000 माइक्रोन के बीच में,
तो फ्लाई ऐश की साइज़ भी वही होती है, 1 माइक्रोन से लेके 1000 माइक्रोन के बीच में, दोनों की सेम साइज़ है, ये दे रखी। अब आती है स्मोक जैसे बर्निंग से बनता है, ये स्मोक जैसे स्मोक की बर्निंग होती है वैसे ही इससे बनती है। फ्यूम जैसे इनऑर्गेनिक मेटलिक और मिनरल सब्सटेंस इसके अंदर होता है। नेक्स्ट मिस्ट की बात करते हैं कि मिस्ट क्या होती है। मिस्ट जो होती है ये लिक्विड पार्टिकल्स ड्रॉपलेट होती हैं। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कंडेंसेशन ऑफ द वेपर से होता है और फिर डिप्रेशन ऑफ द लिक्विड फॉर्मिंग होती है और केमिकल जो रिएक्शन होती है इसके अंदर वो सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट होती है। ठीक है, इसकी जो मिस्ट की जो साइज़ होती है, मिस्ट की जो साइज़ के बारे में बात करें तो आपको पता है क्या होती है, 10 माइक्रोमीटर होती है। स्पेशल केस की अगर इनमें बात करें कि जब कंसनट्रेशन विजिबिलिटी ऑब्स्क्योर करे तो उसे फोग कहा जाता है। ठीक है, मतलब होती है ना जब विजिबिलिटी बिल्कुल थोड़ी सी तो क्या होता है इसके अंदर, स्पेशल केस के अंदर जब कंसनट्रेशन विजिबिलिटी ऑब्स्क्योर करे और उसे फोग कहा जाता है। अब बात करते हैं स्पेयर के बारे में। स्पेयर क्या होता है, नेचुरल लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं स्पेयर। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एटोमाइजेशन ऑफ पेरेंट लिक्विड की वजह से। एग्जांपल समझे इसके तो पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स होते हैं। स्प्रे के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। इसकी जो रेंज होती है उसकी बात करें तो 10 माइक्रोमीटर से लेके 1000 माइक्रोमीटर तक होती है। नेक्स्ट चलते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर्स क्या होते हैं, एसपीएम की बात करें हम तो सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर ये लिक्विड पार्टिकल होते हैं। मे बी ये मिस्ट हो सकते हैं, मे बी ये फॉग हो सकते हैं। मिस्ट जो होती हैं एरोसोल ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट से बनते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं। एरोसोल जो होते हैं वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, इसके एग्जांपल फॉग होता है। सॉलिड पार्टिकल्स की बात करें तो डस्ट हो गया, स्मोक हो गया और फ्यूम हो गया, ये सॉलिड पार्टिकल्स है। सॉलिड पार्टिकल ब्लोन इन एयर, हवा के अंदर उड़ते रहते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम द ग्राइंडिंग एंड लार्ज पार्टिकल्स, जिसे डस्ट स्टॉर्म भी बोला जाता है। स्मोक की बात करें तो ये सॉलिड और सॉलिड लिक्विड पार्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये प्रोड्यूस करते हैं केमिकल रिएक्शंस और फायर्स में। ठीक है, इसके एग्जांपल होता है सिगरेट का स्मोक्स और स्मोक फ्रॉम द बर्निंग गार्बेज, इन दोनों की वजह से स्मोक बनता है। ठीक है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स ही होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स ही होते हैं। अब फ्यूम की बात करते हैं, सिमिलर टू द स्मोक, फ्यूम भी स्मोक की तरह ही होता है, जिनका जिंक फ्यूम पहले बता दिया था, ये डायरेक्ट इसका एक समरी था। नेक्स्ट बात करते हैं गैसियस एयर पोल्यूटेंट के बारे में, है ना। तो जो एयर पोल्यूटेंट जो गैस होती हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो गैसेस एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में बेसिक एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं ना। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बेसिक एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये इनर्ट गैसेज होती हैं। ये ह्यूमन हेल्थ पर इफ़ेक्ट कैसे करती हैं, इनहेलेशन में और मकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। ये क्या, सल्फर डाइऑक्साइड किसको, ये करता है मकस मेम्ब्रेन को इफ़ेक्ट, याद रखना क्या इफ़ेक्ट करता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। एनवायरनमेंट में इफ़ेक्ट क्या करता है, ये फॉग, स्मोक और रेन में एसिडिटी कोज करता है। क्या करता है, क्या कोज करता है, एसिडिटी, किसमें, फॉग में, स्मोक में और रेन के अंदर। और बिल्डिंग और मेटलिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या, कोरोजन किसकी वजह से होता है, SO2 की वजह से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही बिल्डिंग और मेटलिक में जो कोरोजन होता है वो इसी की वजह से होता है। अब इसके मेन सोर्सेज क्या है, फॉजिल का कंबशन, स्पेशली कोल का जब कंबशन होता है तो H2S का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन माना जाता है। उसके बाद माता इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स जैसे रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स और म्यूनसिपल इंसिनरेशन प्लांट्स जो होते हैं वहाँ से SO2 ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप इनके मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से होते हैं, रिफाइनरी हो गया, केमिकल प्लांट्स हो गया, म्यूनसिपल इंसिनरेशन प्लांट्स हो गया, ये सारी चीज़ें यहीं से आती हैं। और इसके जो मेन सोर्सेज होते हैं वो होते हैं फ्यूल का कंबशन और स्पेशली कोल्स के लिए। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड्स के बारे में। अब कौन कौन से कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं इसके अंदर, नेचर के अंदर फॉर्मेशन कैसे होता है, हेल्थ के इफेक्ट कैसे होते हैं और इसके चीप सोर्सेज कौन से होते हैं, जो मेन सोर्सेज हो जाए ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक गैस पोल्यूटेंट है। इसका नेचर जो होता है ये कलरलेस होती है। सबसे पहली बात, इसमें कोई
ऑर्डर नहीं होती है तो ऑर्डरलेस भी हो गया, तो ये ओवरऑल एक टॉक्सिक गैस है। ठीक है, तो इस तरीके की इसका नेचर हो गया। इसके बाद में इसके फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन क्या होता है इसका, ऑर्गेनिक मटेरियल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसका इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से क्या कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोड्यूस होता है, जैसे नेचुरल गैस, कोल और वुड, ये फॉर्मेशन होता है इन जगहों पे से, नेचुरल गैसों से, कोल से, वुड से। हेल्थ इफेक्ट की बात करें तो ये हाईली पॉइजनियस होते हैं, और इनकी बात करें तो एस्फेसिएंट गैस का के रूप में इसको क्लासिफाइड किया गया है। कौन सी गैस के अंदर, एस्फेसिएंट गैस के अंदर। अब इसके जो मेन कारण है, मेन सोर्सेज है, वो क्या है, कंबशन, और स्पेशली ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टेस के अंदर जो व्हीकल गाड़ियों से जो एमिट होता है वहाँ से इसका मेन सोर्स माना जाता है जो कंबशन होता है। उसके बाद में बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसा होता है, हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से नाइट्रिक मोनोऑक्साइड बनता है। कब बनता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तब किसके नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से NO बनता है। ठीक है, अब इसकी नाइट्रोजन ऑक्साइड का हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लो कंसनट्रेशन पर रिलेटिव हार्मलेस होती हैं। ठीक है, बट जब इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तब ये एस्फिक्सियंस और रेस्पिरेटरी को डिस्कम्फर्ट बनाती हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इंसिनरेशन प्लांट्स एंड फर्नेस स्मोक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात करते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला होता है टाइप्स ऑफ नेचुरल ऑक्साइड्स। तो नेचुरल ऑक्साइड्स में क्या क्या आते हैं, टोटल ऑक्साइड्स होते हैं इसके 7। ये NOx के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, 7 ऑक्साइड्स होते हैं। कितने होते हैं, 7। तो पहला होता है N2O, दूसरा होता है NO, तीसरा होता है NO2, तीसरा होता है NO3। ठीक है, अब आता है N2O3, फिर आता है N2O4, N2O5, है ना। तो ये एक आप कैसे याद रखोगे इसको आप ऐसे याद रखोगे, सबसे पहले तो हम N1 की सीरीज लेंगे, तो N1 की सीरीज NO, NO2। ठीक है, N1 की सीरीज हो गई। अब N2 की सीरीज लेंगे NO, ठीक है, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है, N2O3 हो गया, NO3 हो गया। ठीक है, तो ये N की सीरीज हो गई, ये N2 की सीरीज हो गई। तो उनको ऐसे मानेंगे N1 की सीरीज और N2 की सीरीज। ठीक है, तो ये सारे 7 ऑक्साइड किसके हो गए, नाइट्रोजन के। तो N1 के अंदर इसको N1 मान लो। ठीक है, N1, NO2, NO3, ये N2O1, N2O3, यहाँ 2 मिसिंग होता है, N2O4, N2O5। इस तरीके से हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को याद रखेंगे। उसके बाद आता है पोल्यूटेंट क्लासीफाइड। तो पोल्यूटेंट को कैसे क्लासीफाइड किया जाता है, इसको किया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO से और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 से। ठीक है, NO2 से। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया और ये नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। तो पोल्यूटेंट कैसे क्लासीफाइड हो गया, 2 फॉर्मेशन में। उसके बाद में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो का फॉर्मेशन होता है ना, उसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल होता है ओजोन। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये, हाइड्रोकार्बन्स का नेचर जो होता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के कंपाउंड होता है। किस का, हाइड्रोजन प्लस कार्बन का, जो ये दिख रहा है आपको। इसके सोर्सेज की बात करते हैं तो ये पेट्रोल फ्यूल के से एवापोरेशन होता है हाइड्रोजन कार्बन। ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्टेड होते हैं, जब फ्यूल कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है तब हाइड्रोकार्बन एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, और एक और अभी इससे पहले भी अपन ने एक पढ़ा था कि जो ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट कम्प्लीटली कंबशन नहीं होता तब भी एक गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पता है कौन सी गैस होती है, बच्चे लोगों भूल गए बड़े जल्दी, बताओ 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 बताओ,
मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हाफ कंबशन से होती हैं। नेक्स्ट, तो दो गैसेस मिल गई आपको हाफ कंबशन से, पहली कौन सी, हाइड्रोकार्बन, दूसरी मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो हाफ कंबशन होता है, अच्छे से कंबशन नहीं होता, उसकी वजह से होती है, और ऑयल रिफाइनरीज के फ्यूम्स की वजह से भी होती है। अब इसके बिहेवियर की बात करते हैं। तो बिहेवियर क्या होता है, रेन के साथ साथ वाश आउट हो जाती हैं और सरफेस वाटर में जाकर ऑयल फिल्म बनाती हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, वो रेन के साथ क्या होती है, वाश आउट होके फिर सरफेस पे जाकर ऑयल फिल्म बनाती हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब रिलेटेड कंपाउंड्स की बात करते हैं, इसमें तो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं जो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन से फॉर्म होते हैं, और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आता है हाइड्रोजन सल्फाइड और मर्सेप्टेंस। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती हैं ये फाउल स्मेलिंग गैस होती हैं, बदबूदार गैस, और जो इस नेचुरल जो सोर्स होते हैं इसके एनॉर्बिक बायोलॉजिकल डीके होता है, जैसे लैंड और मार्सेज के अंदर होते हैं, ओशियन, वल्केनोज और नेचुरल वाटर स्प्रिंग से इसका नेचुरल सोर्स होता है, ये वहाँ मिलती है। जिसका मेजर इंडस्ट्रियल सोर्स क्या होता है, क्राफ्ट पंप इंडस्ट्री जो होती है वो इसका H2S का मेजर सोर्स है इसका। अब मर्सेप्टेंस की बात करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की वजह से इंपॉर्टेंट होती हैं। जो मर्सेप्टेम गैस होती हैं इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बदबूदार होती हैं। इसके सोर्सेज होते हैं पल्प मिल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। ये तीन जगह से मर्केप्टेन ज़्यादा निकलती हैं। तो कौन कौन सी होती है, पल्प इंडस्ट्री, पल्प मिल, पेट्रोलियम रिफाइनरी और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। अब इसके इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, तो इफ़ेक्ट क्या होता है, वेजिटेशन और एनिमल्स पर इसकी इंजरी ज़्यादा होती है, ह्यूमन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब वेजिटेबल्स और प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना, इन पे ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ते हैं बजाय ह्यूमन के। ठीक है, अब आती है हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट एयर कंटामिनेंट्स है। इसका इफेक्ट ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इंजरियस होता है। अब इसकी जो मेजर सोर्सेज होता है वो होता है फास्फोड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग। जो मेजर सोर्स की बात करें तो फास्फोड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग जो होती हैं वो होते हैं। और दूसरा एलुमिनियम इंडस्ट्री, ब्रिक प्लांट्स और पोल्ट्री जो इंडस्ट्री जो होती है वहाँ से हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस का ज़्यादा इमिट होता है। नेक्स्ट चलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बात करते हैं। आप ये तो पहले पढ़ लिया था ना। ठीक है, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा आपका। ये टॉपिक्स हैं, इनमें से कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो देख लेंगे अपन। एयर पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं आप। एयर पोल्यूटेंट्स में क्या होते हैं, नेचुरल और मैन मेड होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल जो होते हैं वो डस्ट स्टॉर्म्स या वोल्केनोज की वजह से होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वुड बर्निंग, कोल, ऑयल होम्स वगैरह होते हैं। इसमें जो जो कंट्रीब्यूशन होता है 90% ऑफ ग्लोबल एयर पोल्यूशन होता है। अब बात करते हैं प्राइमरी पोल्यूशंस के बारे में, जिसकी डेफिनेशन होती है जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में इमिट होते हैं, वो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो अपन ने डिस्कस कर लिया, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, CO और CO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हाइड्रोकार्बन्स वगैरह थे। उसके बाद में सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, रेडियो एक्टिव कंपाउंड, हैलोजन कंपाउंड्स, और जो इनकी करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं डायरेक्टली इमिट होते हैं, केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन इनके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती। ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। अगर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें तो वो होते हैं, इसका अगर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें तो जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के रिएक्शन से बनते हैं वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, है ना।
विशेष ध्यान रखना। इनका फॉर्मेशन क्या होता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट करते हैं एयर या वाटर वेपर के साथ में और सनलाइट की प्रेजेंस में, तब सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स का उद्गम होता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स की बात कर देते हैं। कौन कौन से होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे H2SO4, ये सेकेंडरी में आता है। ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड्स, प्रॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, प्रॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट जिसे PAN बोलते हैं, फोटो स्मोक, ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, अब इंटायरली न्यू सेट ऑफ पोल्यूटेंट्स है ये, इनका नेचर जो होता है। अब बात करते हैं इसमें स्मोक। अब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमने ऊपर पढ़ रहा था, अब थोड़ा डीप में जाएंगे। स्मोक का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स होता है, फॉग और स्मोक से मिलके स्मोक बनता है। अब टाइप ऑफ स्मोक के बारे में बात करते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ स्मोक कौन कौन से होते हैं। पहला होता है फोटोकेमिकल स्मोक। कौन सा, फोटोकेमिकल स्मोक। इस और दूसरा होता है कोल इंड्यूस्ड स्मोक। कौन सा होता है दूसरा होता है कोल इंड्यूस्ड स्मोक। सबसे पहले बात करते हैं हम फोटोकेमिकल स्मोक की। इसके जो कॉजेज होते हैं ना, वो होते हैं इंटरेक्शंस ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्सीडेंट्स, मेनली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन के इंटरेक्शन से फोटोकेमिकल स्मोक होती हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्सीडेंट के स्मोक से क्या बनता है, फोटोकेमिकल, या फोटोकेमिकल के का होने का कॉज पूछ सकता है। अब इनकी कंडीशन पूछी जाए तो ये इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट होती है, सनलाइट में ये बनेंगे। अब बात आती है प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं। इसमें पेन हो गया, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइमोनोऑक्साइड और ओजोन, ये इसके फोटोकेमिकल स्मोक के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो है इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं फोटोकेमिकल से। विजिबिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती हैं, आई इरिटेशन होता है, वेजिटेशन डैमेज होता है और क्रैकिंग ऑफ रबर होता है। ठीक है, अब इसके सोर्स कौन कौन से होते हैं, व्हीक्यूलर इमिशंस। अब बात करते हैं कोल्ड इंड्यूस्ड स्मोक। कोल्ड इंड्यूस्ड स्मोक से क्या होती है, किसके फॉर्मेशंस होती हैं, बर्निंग ऑफ कोल, और इसके जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं स्मोक, सल्फर कंपाउंड और फ्लाई एश। ये किसके होते हैं, कोल इंड्यूस्ड स्मोक जो होते हैं ना, इसके ये कंपोजिशंस होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, लोकल एटमॉस्फेरिक इफेक्ट क्या क्या होता है, विजिबिलिटी का रिडक्शन होता है, एटमॉस्फेरिक में पार्टिकल की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इम्पैक्ट ऑफ एयर ट्रैफिक पे क्या पड़ता है कि एयर ट्रैफिक स्लो हो जाता है और कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट गाइडेड लैंडिंग सिस्टम की नीड पड़ती है। जब उसको लैंड करवाया जाता है तो वहाँ कॉस्टली इंस्ट्रूमेंटों की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्डर ऑन टेस्ट इफेक्ट, ऑब्जेक्शनल ऑर्डर, ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट, है ना, और केमिकल कोरोजिव इफेक्ट ऑन द सब्जेक्ट, तो ये ऑर्डर टेस्ट इफेक्ट होते हैं। डैमेज टू द बिल्डिंग और व्हीकल, केमिकल और कोरोजिव एक्शन हो जाते हैं जिनकी वजह से मटेरियल वर्ड डैमेज होने लगता है। उसके बाद जो बिल्डिंग का एक्सटीरियर डैमेज होता है, कार के पेंट इमल्शन ब्रेकडाउन हो जाते हैं, हैवी इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। अब बात करते हैं डैमेज टू मोन्यूमेंट्स। एसिडिक फ्यूम की वजह से मोन्यूमेंट्स बैडली स्पॉइल्ड और डैमेज होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ पर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जनरल इफेक्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। एयर पोल्यूशन एक प्राइम कंसिडरेशन है। जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जिस इरिटेट गैस होती है, इनहेल करने पर मकस मेम्ब्रेन इफेक्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हेल्थ इफेक्ट होते हैं वो ब्रोंचियन स्पाज्म और एस्थमा पेशेंट बैडली इफेक्ट होते हैं। ठीक है, ये पता नहीं ये बायोलॉजी वाले कैसे वर्ड लिखते हैं, ब्रोंचियल स्पाज्म, अजीब से तो नाम है, याद रख लेना इनको यार। ये क्या है, ब्रोंचियल स्पैस्म, दूसरा एस्थमा, मकस मेम्ब्रेन, याद रख लेना। ये सब किसकी वजह से होती हैं, SO2 की वजह से होती हैं। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करते हैं, ब्लड इंटरेक्शन के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती हैं। ठीक है, और कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन जो COH भी बनाता है। ठीक है, इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो CO होती है ना, ये हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्या करती है, कम कर देती हैं और बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन
कम मिलती है फिर इसकी वजह से। अब स्पेशली प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से 200 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी होती हैं, ठीक है। लो कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल पर भी हाई COBH का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि जो कार्बोक्सिली हीमोग्लोबिन होती है ना, ये लो हो जाती हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है इवन कार्बन मोनोऑक्साइड के लो होने पर भी। नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, सर जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, ये बहुत इफेक्ट होता है इसकी वजह से। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं, है ना, तो NO और NO2 जो होता है एम्बिएंट एयर में मल्टीपल ऑक्साइड्स होते हैं। दूसरा होता है हेल्थ इफेक्ट ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। हेल्थ इफेक्ट की बात करता है, आई इरिटेशन, नेसल इरिटेशन और पल्मोनरी जो डिस्कम्फर्ट्स होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं, आई इरिटेशन, नेसल इरिटेशन या इन सब चीज़ों की वजह से। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन और सल्फाइड मर्सम्पटेन की वजह से। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ये फाउल स्मेलिंग गैस होती हैं, रोटन एग जैसे इनकी ऑर्डर वैसे ही होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोजर ऑफ इफेक्ट के। इफेक्ट एक्सपोजर क्या होता है, शॉर्ट एक्सपोजर पे फटीग ऑफ सेंस जो स्मेल होती हैं, फटीग ऑफ सेंस ऑफ स्मेल होने जाती है, शॉर्ट एक्सपोजर पर होते हैं। ओजोन की बात करते हैं तो इरिटेंट एक्शन होता है ओजोन की वजह से। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर से ज़्यादा डीप लंग तक पहुंचता है। बात करते हैं फ्लोराइड की। फ्लोराइड क्यूमुलेटिव पॉइजन होता है, या हाइड्रोजन फ्लोराइड या ह्यूमंस के लिए रिलेटिवली लेस हार्मफुल होता है। लेड की बात करते हैं, ये मेजर अर्मर सोर्सेज होते हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए। हेल्थ इफेक्ट होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डैमेज के लिए, लीवर डैमेज के लिए, किडनी डैमेज के लिए, या फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी एबनॉर्मलिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। किसके अंदर, लेड के अंदर, है ना। मेजर अर्बन सोर्सेज होते हैं लेड के, ये मेजर अर्बन सोर्सेज होते हैं ऑटोमोबाइल्स की वजह से होते हैं। हेल्थ सिस्टम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डैमेज, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी एबनॉर्मलिटीज़ इसके अंदर होती हैं, है ना। चिल्ड्रन मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट होता है इसकी वजह से। अब आती हैं हाइड्रोकार्बन वेपर्स, ये प्राइमरी इफेक्ट होती है इरिटेशन से। मेजर रोल कौन कौन से होते हैं, आई, रेस्पिरेटरी इरिटेशन, फोटोकेमिकल स्मोक से ये रिलेटेड होती हैं। हाइड्रोकार्बन जो वेपर होते हैं ये प्राइमरीली इफेक्ट होते हैं, इरिटेशन होती है इनकी वजह से। इनकी मेजर रोल जो होते हैं ना, आई और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती हैं। अब बात करते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट के बारे में, कैंसर कोज होती हैं एजेंट्स के। एग्जांपल की बात करें तो फोटो क्लिनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, 3,4 बेंजीनियन होते हैं। ओरिजिन की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ये चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं 26 में, एडिशंस ऑफ एयर पोल्यूशंस। अब यार ये आगे से पढ़ेंगे ये, ठीक है। अब बंद करते हैं इस वीडियो को, काफ़ी हो गया।